ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी इस लेक्चर को सुन रहा है। ये जो लेक्चर है बेसिकली ये अकाउंट्स का लेक्चर है, अकाउंट्स। और दिस लेक्चर इज रेलेवेंट फॉर क्लास 12th। ओके, क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। साथ में चाहे तो कुछ चैप्टर्स जो हैं वो फाउंडेशन स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं, जैसे कि सीए और सीएस फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी लेक्चर कुछ चैप्टर्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। ओके, बिकॉज सम चैप्टर्स आर सेम इन क्लास 12 एंड योर फाउंडेशन, राइट। चलो, बट एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं जो डिटेल्ड अभी सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए होगा। मतलब कुछ चैप्टर्स ऑब्वियसली फाउंडेशन के लिए भी होंगे, बट सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें से वो 12th के लिए रेलेवेंट होते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। हाँ जी सर, 80 मार्क्स के होते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका, प्लस स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, राइट सर। तो हमारा जो पोर्शन कवरेज रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट सर। ठीक है, अब देखिए इस 80 मार्क्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस में। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है पार्ट ए, जो आपके एग्ज़ाम में कवर करेगा 60 मार्क्स। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका पार्ट बी, जो आपके एग्ज़ाम में कवर करेगा 20 मार्क्स। ओके सर। तो आपके दो पार्ट हैं, एक होता है पार्ट ए जो 60 मार्क्स के लिए आता है, और पार्ट बी होता है जो आपका 20 मार्क्स के लिए आता है। सर ये पार्ट ए में क्या आता है और पार्ट बी में क्या आता है, इसको डिटेल में बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे आपको। देखिए, पार्ट ए के अंदर यूनिट्स आती हैं। तो देर आर 2 यूनिट्स इन पार्ट ए। पहली यूनिट जो होती है उसे मैं बोलता हूँ, वो होती है पार्टनरशिप की। द यूनिट इज रिलेटेड विद पार्टनरशिप अकाउंट्स। एंड द second unit which is of companies. So I can say it's a companies account. तो पहली यूनिट जो आप पढ़ेंगे उसमें पूरी की पूरी बातें जो होंगी ना, सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगी। प्लस दूसरी यूनिट जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे पार्ट ए में, वो आपकी कंपनी से रिलेटेड होती है। ओके सर। अब देखिए पहली यूनिट में क्या आता है और दूसरी यूनिट में क्या आता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर। पार्टनरशिप में सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपका, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होता है फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है सर। उसके अलावा जो आपकी बुक में दूसरा चैप्टर दे रखा होता है, उसका नाम होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर आपकी बुक में दे रखा होता है इन पार्ट ए। चैप्टर नंबर 3 इज वैल्यूएशन वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये थर्ड चैप्टर आपका आपके सामने आएगा, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है सर। और फोर्थ चैप्टर होगा जिसका नाम होता है आपका एडमिशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। तो किसी पार्टनरशिप फर्म में जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे रिलेटेड सारी की सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे निकल के आएंगे आपके सामने। देन जो अगला चैप्टर आएगा उसका नाम होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। सर
डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाँ जी देखिए, मैं ये बोल रहा था कि रिटायरमेंट और डेथ आपकी बुक में ना मोस्टली एक ही चैप्टर में दे रखा होता है, तो इसके लिए तो अलग अलग चैप्टर नहीं बनाए। तो यहाँ पे इन्होंने डेथ को एक अलग यूनिट बना दिया। सर रीज़न क्या है? देखिए रीज़न ये है, क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। और डेथ का मतलब क्या होता है? जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तब भी तो वो फर्म छोड़ के जा रहा है ना। तो दोनों ही केसेस में बात लगभग सेम है। देखिए यहाँ पे भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। हाँ जी सर, दोनों ही केसेस में जा रहा है, बट डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट जो होता है, इट कैन बी सर्टेन, इट कैन बी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट कैन हैपन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सर्टेन होता है। बट सर डेथ, डेथ कभी सर्टेन नहीं होती, ये अनसर्टेन होती है और कभी भी हो सकती है। बाकी दोनों ही केसेस में एडजस्टमेंट लगभग सेम होते हैं, जो रिटायरमेंट में होते हैं वही डेथ में आपको देखने को मिलेंगे। बस दोनों में डिफरेंस ये है, प्रैक्टिकल डिफरेंस ये है कि डेथ जो होती है वो अनसर्टेन होती है और रिटायरमेंट सर्टेन डेट पे हो सकता है। ठीक है सर। देन उसके आगे लास्ट जो चैप्टर आपका आएगा, उसका नाम होता है आपका डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, dissolution of a partnership firm. So this is the last chapter in your partnership accounts, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर्स आप लोग पढ़ के चलेंगे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कंपनी अकाउंट्स को। ओके, तो यहाँ पे लेके चलेंगे कंपनी अकाउंट्स। ठीक है सर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है वही बातें यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो पहला चैप्टर आपका आएगा वो आएगा शेयर कैपिटल से रिलेटेड। इट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आपकी बुक में ये चैप्टर एक ही होता है, बट मैं इसे तीन टॉपिक मान के काम करता हूँ। सर तीन टॉपिक कैसे? देखिए शेयर कैपिटल के अंदर हमको तीन बातें पढ़नी होती है। सी, पहला होता है इशू ऑफ शेयर्स, सेकंड थिंग इज forfeiture of shares, second thing is forfeiture of shares, and the third chapter which is reissue of shares, it is reissue of shares। तो ये तीन टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के चलने पड़ेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इश्यू ऑफ शेयर्स का, दूसरा होगा फोरफीचर ऑफ शेयर्स का, और तीसरा होगा री इशू ऑफ शेयर्स का। ठीक है सर। देन सेकंड जो चैप्टर आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा वो होगा रिलेटेड टू द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स से रिलेटेड आपकी बुक में दो चैप्टर्स होते हैं, जिसका पहला नाम होता है, पहले चैप्टर का नाम होगा आपका अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जो दूसरा चैप्टर होगा उसका नाम होगा आपका रिडेम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये दो चैप्टर्स आपको और देखने को मिलेंगे आपके सामने। तो टोटल आपकी बुक में जो होंगे वो कितने चैप्टर्स हो गए? देखिए पहला हो गया शेयर कैपिटल का, जो आपके बुक में एक चैप्टर है, तीन टॉपिक हैं इसके अंदर अलग अलग। देन दूसरा चैप्टर हो गया डिवेंचर्स का, जिसके अंदर दो चैप्टर्स हैं, पहला इशू और दूसरा रिडम्पशन से रिलेटेड होता है। तो टोटल थ्री चैप्टर्स आपके कंपनी अकाउंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो ये आपका टोटल सिलेबस 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, इतने में से आपके 60 मार्क्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सर पार्ट बी की। ठीक है, अब पार्ट बी पे ध्यान दीजिएगा। पार्ट बी मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है, इट्स वेरी वेरी इजी। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, वेरी इजी। सर इजी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें नंबर स्कोर करना बहुत आसान होता है।
तो अगर कोई नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी होगा तो वो कम से कम 16 टू 17 मार्क्स आउट ऑफ 20 आराम से इसमें कवर कर लेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है, एंड 16-17 आपके लिए, आपके स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छे होंगे उस टाइम पे। ठीक है सर, चलिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो चैप्टर आएगा उसका नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सेकेंड जो चैप्टर होगा आपका वो होगा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, ये पूरा थ्योरी का चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा थ्योरी होता है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता। चैप्टर नंबर 3 will be tools for financial statements, tools for financial statement analysis, tools for financial statement analysis। देखिए आपको ये तीसरा जो चैप्टर मैं लिखवा रहा हूँ, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर 2 टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला जो टॉपिक होता है इसके अंदर वो होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एंड द सेकेंड टॉपिक इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको 2 जो आपके टॉपिक हैं वो कवर करके चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ जो चैप्टर आपका आएगा उसका नाम होता है अकाउंटिंग रेशियोज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियोज, जिसको हम लोग रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। एंड द लास्ट चैप्टर विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है आपका फाइनल चैप्टर। ओके, ये चैप्टर्स होते हैं आपके जो आपके 20 मार्क्स आपके कवर करके चलेंगे। ठीक है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ किसकी कितनी इंपॉर्टेंस आपको रखनी है। देखिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस में देता हूँ क्योंकि ये 6 मार्क्स का कम से कम आता ही आता है, हर बार आता है, ये गारंटी है। हर एक एग्जाम, पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रेशियो की बात करें तो रेशियो 3 to 4 मार्क्स आपके कवर करते हैं एग्जाम में। रेशियो बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं क्योंकि सर ये पूरा का पूरा ना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। रेशियो एनालिसिस जो होता है चैप्टर नंबर 4 इज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज होते हैं, अलग अलग रेशियो के 20-25 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो लोग बोलते हैं छोड़ो 3-4 नंबर के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा, बट मेरे हिसाब से अगर एक बार वो समझ में आ गए और उनको एक बार रिवाइज कर लिया अच्छे से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है सर, एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 में से या तो कंपैरेटिव या कॉमन साइज का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% आता है। सर दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिव, क्योंकि 90%, मतलब अगर मैं एक मार्क्स निकालूं तो 90 आउट ऑफ 100 जो है हमेशा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला है, और 10% जो होता है 10 आउट ऑफ 100 ये कॉमन साइज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपैरेटिव को ज़्यादा आपको अच्छे से करना है, कॉमन साइज को छोड़ना नहीं है, करना है, एक आध क्वेश्चन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर कंपैरेटिव देखने को मिलता है। ठीक है सर, देन ये थ्योरी होती है जो 1 और 2 मार्क्स कवर करके चलेगी, चाहे तो पढ़ें चाहे तो ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। और लास्ट में ये जो होते हैं ये भी 3 to 4 मार्क्स आपके कवर करके चलते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में होता क्या है, ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ना इसमें आपको शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ाते हैं।
से शेड्यूल 3 क्या होता है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर कंपनीज का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट गिवन होता है, जो कि हम उसी फॉर्मेट में कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं, अदरवाइज हम उसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आपका सिलेबस पूरा का पूरा। मैं इसको आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार ऐसे करके। सी, दिस इज योर सिलेबस ऑफ 80 मार्क्स। अब ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप इसका फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँ। आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, अब आप वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डर लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टेंशन होती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो करना चाहिए आपको, वो पार्ट बी ख़त्म कर दो। पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट करो। सर, पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट करने को क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि पार्ट बी कंपैरेटिवली इजी होता है और साथ के साथ 20 मार्क्स आपको दिला सकता है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 18 मार्क्स जो हैं पूरे पूरे पार्ट बी से आ रहे हैं। तो 18 आउट ऑफ अगर आपके 80 भी आ जाते हैं तो इट्स अ गुड कवरेज। ओके, तो आपको ये पहले अटेम्प्ट करना है। मैं ये देखिए एक सजेशन है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो हुआ है। तो पार्ट बी आपको पहले अटेम्प्ट करना इजी होता है और आपको आसानी से ये समझ में आ जाता है, आप कर लेंगे इसको अटेम्प्ट। आपके 20 कवर हो गए ना, आपने 40 टू 45 मिनट्स यहाँ पे अपने इन्वेस्ट किए और आपके 20 मार्क्स कवर हो गए, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको पार्ट ए पे जाना है। उसके बाद पार्ट ए को अटेम्प्ट करिए। पहले देखिए आपको किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस है तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन उठाइए। अगर पार्टनरशिप में नहीं है तो फिर आप कंपनीज को साथ में कंपनीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरे हिसाब से सबसे पहले पार्ट बी उठाना है आपको। ठीक है, पार्ट बी कंपैरेटिवली आपको इजी पड़ेगा, देन गो फॉर पार्ट ए। ठीक है, दिस इज माय सजेशन टू यू फॉर योर एग्जाम्स। ओके सर, चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस डेमो लेक्चर के अंदर? आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई विल डिस्कस अबाउट द पार्टनरशिप। ओके, ठीक है सर। तो मैं आपको सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग बताने वाला हूँ। मीनिंग मतलब डेफिनेशन इसकी बताने वाला हूँ आपको। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। तो इसको आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ग्रीन से। चलिए, लिखेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन agreement between two or more persons. Partnership is an agreement between two or more persons who agreed agreed to carry on a business with profit sharing, with profit slash loss भी लिख लो, profit slash loss sharing, and in which, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इन विच बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है पार्टनरशिप की एक 3 लाइन की डेफिनेशन है। इस 3 लाइन का कितना बड़ा मतलब होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, इस डेफिनेशन को आप प्लीज़ लिख के चलेंगे। ओके, चलिए।
यस। चलिए, अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब सर समझाने से पहले मैं आपको ना कुछ बातों को हाईलाइट कराना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, तो आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे वर्ड को एग्रीमेंट। सर ठीक है, एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होता है? दो या दो से ज़्यादा। सर ये मोर का मतलब क्या होता है? मोर कहीं डिफाइंड है? हाँ जी, ये भी वर्ड डिफाइंड है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है सर। किन के बीच में होना चाहिए? पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। सर पर्सन कौन होते हैं? हम लोग पर्सन है ना, हाँ जी। ठीक है, जिन्होंने क्या एग्री किया कि एक बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। ठीक है सर, जिसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस की शेयरिंग होगी। ओके सर। और बिजनेस, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अच्छे से प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ एग्रीमेंट। पहला वर्ड जो आता है वो आता है एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए, एग्रीमेंट वर्ड जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन किया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट्स अ लॉ। ये एक लॉ है, कानून है, जिसके अंदर इस एग्रीमेंट का डेफिनेशन जो है वो दे रखा है। ठीक है सर, क्या बोलता है ये डेफिनेशन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये डेफिनेशन बोलता है एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises, every promise and every set of promises forming forming consideration, forming consideration for each other is an agreement, is an agreement। ठीक है सर, तो ये डेफिनेशन इस सेक्शन में दे रखी है आपको। बोलता है कि एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। सर प्रॉमिस तो ठीक है, समझ में आता है, सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है? देखिए, प्रॉमिस का मतलब हो गया वादा किया आपने, और सेट ऑफ प्रॉमिस क्या हो गया? सी, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा, प्लीज़ आपको बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। सी, ठीक है, एक्स है, एक मिस्टर एक्स है, ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार फॉर रुपीज़ 2 लाख, फॉर रुपीज़ 2 लाख टू मिस्टर वाई। जो मिस्टर एक्स है अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं मिस्टर वाई को, कितने में बेचना चाहते हैं सर? 2 लाख में बेचना चाहते हैं। सी, ये एक प्रॉमिस है। ठीक है, एक्स ने प्रॉमिस किया। ठीक है, एक्स ने बोला मैं आपकी गाड़ी आपको, अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा 2 लाख रुपए में। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉमिस। अब देखिए, सी, वाई एग्रीड टू परचेज, वाई ऑल्सो एग्रीड टू परचेज मिस्टर एक्स कार फॉर 2 लाख, फॉर 2 लाख। देखिए, ये एक प्रॉमिस है और ये दूसरा प्रॉमिस है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सेट ऑफ प्रॉमिस। इसे बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिस। यहाँ देखिएगा, नंबर 1 प्रॉमिस एंड नंबर 2 प्रॉमिस कंबाइंड, दोनों को बोलेंगे सेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है ना, दोबारा हाईलाइट किया। तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। सर कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में क्या मिल रहा है, रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो गाड़ी के बदले में मिस्टर एक्स को क्या मिल रहा है? सर ये मिल रहा है ना 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए मिस्टर एक्स के लिए कंसीडरेशन है। ठीक है सर, और ऐसे ही मिस्टर वाई को 2 लाख के बदले में क्या मिल रहा है? सर उनको कार मिल रही है ना, तो मिस्टर वाई के लिए 2 लाख का जो कार है वो उनके लिए कंसीडरेशन होगा। तो आई होप आपको एग्रीमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है ना, दोनों को जब हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसे ही पार्टनरशिप के लिए ना एग्रीमेंट होता है।
पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, मतलब प्रॉमिस होते हैं कि हाँ भाई हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तेरे को 50% दूंगा, मैं 50% दूंगा, एक प्रॉमिस हुआ, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा वहाँ पे, एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है सर। एक और बात समझिएगा, ये एग्रीमेंट जो है ना, इसी सेक्शन ने, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसी सेक्शन के अंदर एक और बात लिखी हुई है, वो बोलता है कि एग्रीमेंट जो होगा ना, एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। इट कैन बी, इट शुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट, एंड अ वैलिड एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, ठीक है। तो एक ओरल एग्रीमेंट भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। रिटन तो ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि उसमें सारी बातें क्लियरली लिखी हुई होंगी, बट एक ओरल एग्रीमेंट, सर मुंह बोला एग्रीमेंट, मुंह जुबानी बोला हुआ एग्रीमेंट भी एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, हाँ, एज पर लॉ वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट आपका होके चलेगा, ठीक है सर। ओके सर, एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ सर, सपोज करो ये ओरल एग्रीमेंट कर लिया, रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, बाद में जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कोई डिस्प्यूट हो गया आपस में, तो सर वो वहाँ पे कैसे सॉल्व होंगे। सपोज करो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थे, दो पार्टनर्स, दोनों ने एग्री किया कि 50-50% शेयर करेंगे, 50-50 आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। बाद में जब प्रॉफिट आया तो वाई बोलता है नहीं नहीं भाई, हमारे बीच में तो 70-30 का रेशियो तय हुआ था। यहाँ पे वाई, जो एक्स था, उन्होंने झूठ बोला और बोल दिया कि मेरा रेशियो तो 70 है और तुम्हारा 30 है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में डिस्प्यूट हो गए। अब कहीं पे लिखा तो था नहीं कि हाँ भाई 50-50 करेंगे या 70-30 करेंगे। अब वहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा। देखिए एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, लॉ बनाते में कभी ये माना नहीं जाता, लॉ बनाते में हमेशा यही समझा जाता है कि ये भी ऑनेस्ट है एंड ये भी ऑनेस्ट है, दोनों की ऑनेस्टी पे हम लोग डाउट नहीं करेंगे। मतलब अगर ओरल भी कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी सही कर रहे होंगे, ठीक है ना सर। 50-50 जब बात करी होगी तभी तो वो ठीक हुआ होगा, बाद में जाके झूठ बोल दिया उससे मतलब नहीं होता। तो सर अब यहाँ पे ये बताओ कि सॉल्व कैसे होगा। देखिए इसके लिए बाद में आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन देगा और वहाँ पे बर्डन होगा वाई के ऊपर कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि 50-50 वाला ही एग्रीमेंट हुआ था। और जब वो प्रूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो कोर्ट है वो एक फेयर डिसीजन दे देगा। सर लिखा है तो एकदम ओके, एकदम बेस्ट है। लिखा है क्लियरली तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता उस बात पे, बातें क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है सर। तो देखा आपने एग्रीमेंट का कितना बड़ा स्कोप है, एक वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। चलिए अब आगे बात करते हैं। बोलता है टू और मोर, ठीक है सर। तो दो या दो से ज्यादा, अब मैं इसको यहां समझाऊंगा आपको। टू और मोर, सर टू क्यों बोला हुआ है। एक बात बताओ, आपने अभी 11th में पढ़ के आए हो, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर सिंगल ओनर होता है, वन ओनर, सिंगल ओनर होता है तो उसे हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो अगर एक अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है तो वो तो प्रोप्राइटरशिप में आ गया, वो पार्टनरशिप में तो आया ही नहीं। यस सर सही बात है। तो कम से कम 1+1 तो होना चाहिए ना, वहां पे एक तो होगा एक्स्ट्रा, तभी तो उसे आप पार्टनर बोलोगे, नहीं तो अदरवाइज सिंगल है तो प्रोप्राइटर बन गया। हाँ सर ठीक बात है। अब सवाल उठता है सर ठीक है दो मिनिमम हो गए पर मैक्सिमम कितने। ये मोर का मतलब यहाँ पे हो गया कि सर मैक्सिमम कितने होंगे। देखिए मैक्सिमम की जो लिमिट है वो एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन ने मैक्सिमम की लिमिट डिफाइन की हुई है, ठीक है। इस सेक्शन ने ये बोला हुआ है कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस जिसके अंदर, कंपनीज को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर कंपनीज, किसी भी टाइप का किसी और फॉर्म का बिजनेस जो होगा उसके अंदर अगर मोर देन 50 मेंबर्स हो गए, मोर देन 50 मेंबर्स हो गए, तो वो एक इलीगल एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इलीगल एसोसिएशन। ओके सर, तो आई कैन सिंपली से कि मैक्सिमम लिमिट आज की डेट में जो है वो 50 है। ओके,
अच्छा, इस सेक्शन में एक और बात लिखी हुई है कि अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में इस लिमिट को बढ़ा के 100 भी कर सकते हैं, बट अभी तक 50 है, तो अभी आपको अपने एग्जाम्स के लिए 50 ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कम से कम 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलती है डेफिनेशन आपको, हु एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे। इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। सी, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो ना? हाँ सर पढ़ते हैं। तो बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर था सबसे पहला वाला, जिसका नाम था नेचर एंड स्कोप या नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो उसके अंदर ना बिजनेस का एक डेफिनेशन समझाया हुआ है। उसके अंदर बड़ा प्यारा सा एक बिजनेस का डेफिनेशन आपको दे रखा है। वो डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो याद हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। वो डेफिनेशन बोलता था कि बिजनेस का मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ सर याद आ रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसे बिजनेस बोलेंगे। एंड उस एक्टिविटी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक्टिविटी करो आप, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का है। ठीक है, अपने को प्रॉफिट देखना है वहाँ पे। हाँ सर, एक बात बताओ, तुम हो, ए है, तुम्हारा एक दोस्त है बी, ठीक है, तुम दोनों ने मिलके एक ऑर्फनेज खोला। सर ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय खोला, छोटे बच्चों के लिए, अनाथों के लिए। और उस ऑर्फनेज में तुम लोग जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हो। क्या उस ऑर्फनेज खोलने का ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना इस बात को, क्या उस ऑर्फनेज खोलने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का है? द आंसर इज नो। नहीं सर, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? सर उसका ऑब्जेक्टिव तो सर वो तो हम सोशल वर्क के लिए कर रहे हैं। वो तो सर हम लोग चैरिटेबल, चैरिटी के लिए कर रहे हैं बेसिकली। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्फनेज इज टू डू द सोशल वर्क ऑफ द चैरिटी, बट प्रॉफिट मोटिव नहीं है इसका। तो सर वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो क्या वो बिजनेस बनेगा? नहीं सर, उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यही बात है, अगर यहाँ पे बिजनेस मोटिव नहीं है तो इस ऑर्फनेज को आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है सर। तो मतलब ऑब्जेक्टिव जब तक प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है तब तक वो पार्टनरशिप नहीं बनती। ठीक है, तुमने ऑर्फनेज बनाया, किसी भी फॉर्म में बनाया, बट वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी जब तक उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। जनरली ये ऑर्फनेज जो भी होते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें, इन्हें ट्रस्ट बोला जाता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं आपकी, ठीक है ना, तो इन्हें ट्रस्ट बोलते हैं, इन्हें पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। सो इफ देर इज अ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है? सर बिजनेस का होना जरूरी है। वो बिजनेस का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग का होना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, फिर बोलता है कि बिजनेस के बाद प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसकी शेयरिंग होगी। ओके सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी लॉसेस अर्न किए, प्रॉफिट के साथ लॉसेस हमेशा आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एक ऐसा टर्म है जिसके साथ लॉस चलेगा। जैसे आपका पैर, एक पैर दूसरे पैर के साथ हमेशा चलता है, तो प्रॉफिट के साथ लॉस हमेशा चलेंगे, भले लिखा ना हो तब भी आप अजम्पशन लेके चलना। ओके, अब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट और लॉसेस जो होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं। सर उनको डिवाइड कैसे किया जाता है? उसको डिवाइड किया जाता है एक रेशियो में। सर रेशियो, सर कहीं तो सुना है, हाँ हाँ जी, आपने बचपन में पढ़ा होगा रेशियोज के बारे में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। रेशियोज ऐसे ऐसे लिखते थे सर, 2:1, 1:1, 1:3। ये कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अब आपको मैं एक बात बताऊं, सर ये 2:1 का मतलब क्या हुआ?
1:1 का मतलब क्या हुआ? देखिए 1:1 का मतलब क्या है? अब रेशियो को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको याद होगा सर। 1/1 + 1, तो ये हो गया 1/2 सर। इसका मतलब हो गया 0.5, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये आ गया 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1/2 है तो वो 50% है सर। अगला वाला भी यही होगा 1/1 + 1, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? 50%। तो इसका मतलब क्या है? 1:1 का मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग 50-50 जो है प्रॉफिट शेयर करके चलेंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब ऊपर वाला देख लो, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है? 2:1, तो इज इक्वल टू 2/2 + 1, दिस इज 2/3। ठीक है, तो 2/3 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो आप लोग बताओ कितना आएगा। अब मैं तो कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो आप लोग ही बताएंगे कितना आएगा। तो ये आएगा लगभग 0.666 ऐसे करके आएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ करके हो गया 66.67%। ठीक है सर। और नीचे वाला 1/2 + 1, तो दिस इज 1/3 विच इज इक्वल टू 0.333 इंटू 100 करा, तो इट विल बी 33.33%। इस तरीके से हम लोग रेशियो को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, और ये कुछ नहीं होता, एक प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का तरीका होता है। ठीक है सर, तो हमारे वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से इस लाइन को सुनना है और समझना है, और फिर हम बातों को कंक्लूड करके चलेंगे। देखिए, एक टर्म होता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझना है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सर ये क्या होता है? देखिए, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट के अंदर एक टर्म आता है जिसे बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी सर, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ओके सर। सर ये होता क्या है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? अभी समझा रहा हूँ, देखिएगा। सपोज करो एक मिस्टर एक्स थे, ठीक है, और उनके साथ में एक मिस्टर वाई थे, और एक उनके तीसरे दोस्त मिस्टर जेड थे। ये तीनों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो थे उनके एक रिलेटिव थे, सपोज के उनके ब्रदर इन लॉ थे मिस्टर ए। ये मिस्टर एक्स के रिलेटिव थे, रिलेटिव ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है सर। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, इनसे एक मशीन खरीदी अपने फर्म के लिए। एक मशीन खरीदी 2 लाख की। ठीक है सर, 2 लाख की मशीन खरीदी, और उस मशीन का एक्चुअल में मार्केट प्राइस जो था वो था 1,50,000, 1.5 लाख का। ये खरीद के लाए अपने रिश्तेदारों से 2 लाख की, और जो मार्केट में मिल रही थी 1,50,000 की। तो ऑब्वियसली इन्होंने इसका एक बेनिफिट करवा दिया, इन्होंने इसका एक फ़ायदा करवा दिया। टू गिव हिम एक्स्ट्रा क्रेडिट और 50,000 रुपीज़ इन्होंने मिस्टर ए से मशीन खरीदा। ठीक है, तो फर्म को कितना लॉस हुआ? अल्टीमेटली जो फर्म को लॉस हुआ वो हुआ सर 50,000 का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये 50,000 का जो लॉस है ये वाई और जेड की नज़र में नहीं था। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, ये जो लॉस था ये वाई और जेड को पता चलता है, और वाई और जेड की नज़र में आ गया ये लॉस। सर अब क्या होगा? देखिए, जब ये लॉस इन दोनों की नज़र में आ जाएगा तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई एक्स तूने काम किया है, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तूने मशीन खरीदी थी, तेरा होगा सारा का सारा लॉस, तेरा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ये सारा का सारा लॉस जो है तू बेयर करेगा, हम लोग इसमें कुछ भी बेयर नहीं करेंगे। अब वहीं पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी का, जो ये बोलता है नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं होगा। म्यूचुअल एजेंसी है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, मतलब एक्स के द्वारा किया गया लॉस जो है वाई भी उसके लिए लायबल है, और जेड भी उसके लिए उतना ही लायबल
का। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने अगर कोई लॉस किया तो उसके साथ वाई भी फंस जाएगा और जेड भी फंस जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर एक्स जो है ना, इफ एक्स, सी इफ एक्स इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, देन उसके जो एजेंट हैं वो बन जाएंगे वाई एंड जेड। हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इफ एनी पार्टनर इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, देन अदर पार्टनर विल बी लाइबल एज एन एजेंट, तो वो उसके एजेंट बन जाएंगे। सिमिलरली अगर वाई ऐसा कोई काम करता है तो एक्स और जेड भी लाइबल होंगे, और जेड अगर ऐसा कोई काम करता है तो एक्स और वाई उसमें लाइबल हो जाएंगे। अब देखिए, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। लिखा लाइन क्या है, बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, एक बार लाइन को देखो क्या लिखी हुई है, बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो तीनों के तीन है, मेरे वाले एग्जांपल में एक्स वाई जेड तीनों मिलके चला रहे हैं बिजनेस को, या कोई भी उन तीनों में से उनके बिहाफ पे भी काम कर सकता है। मतलब एक्स जो है वाई एंड जेड के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, वाई जो है वो एक्स एंड जेड के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, और ऐसे ही दो पार्टनर किसी एक के बिहाफ पे, तो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार देख लीजिए जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके, ठीक है सर, ये डेफिनेशन हमको अच्छे से पकड़ में आ गई। अब आप आगे बताइए। देखिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये एक बार आप डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा और इसको आपने नोट भी कर लिया होगा आई होप। अब मैं यहाँ पे अगली बात करके चलूँगा। सी, अब मैं बात करता हूँ, अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ा एग्रीमेंट। हाँ जी सर, एग्रीमेंट पढ़ा हम लोगों ने। तो एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो वो बोल के हो सकता है, ओरल हो सकता है, मुंह जुबानी हो सकता है, या फिर प्रॉपर रिटन तरीके से हो सकता है। सर विच वन इज़ बेटर? ऑब्वियसली रिटन इज़ बेटर। ये हो सकता है वैलिड है, इट इज़ वैलिड इन लॉ, बट ये बेटर नहीं है, तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में डिस्प्यूट्स होंगे तो दिक्कत होगी। अब इस रिटन एग्रीमेंट को एक नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड्स। ओके सर, हाँ सुना हुआ है कहीं, हाँ सर 11th में पढ़ा था बिजनेस में, यस वही है। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सर इसमें क्या होता है, इस डीड में लिखे होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। इस डीड के अंदर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें लिखे होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। जो भी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस है इस डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं। सर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं? जैसे कि पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, पार्टनर का पैन नंबर क्या है, पार्टनर की सारी पर्सनल डिटेल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है सर, उसके अलावा कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ओके सर, उसके अलावा कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, कौन से पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, कौन सा पार्टनर जो है किस पार्टनर की साइनिंग अथॉरिटी होगी। सर साइनिंग अथॉरिटी क्या मतलब, जो बैंक अकाउंट होगा ना उसके चेक वगैरह पे साइन कौन करेगा, तो किस पार्टनर की सारी पार्टनर से रिलेटेड बातें लिखी जाएंगी। सर ये तो पार्टनर से रिलेटेड हो गई, और क्या होगा, फर्म की भी बातें आती हैं, फर्म से रिलेटेड बातें भी आएंगी। सर जैसे कि फर्म का नाम क्या है, आपके बिजनेस का कोई नाम तो होगा ना, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, उसके अलावा फर्म का भी एक अलग पैन नंबर होगा, वो क्या है। ठीक है सर, फर्म का बिजनेस क्या है, फर्म का बिजनेस क्या है, क्या किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर फर्म का एडिशनल
प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी बताओ, मतलब कोई ब्रांच वगैरह है तो वो भी बताओ आप। तो ये सारी की सारी बातें, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके डिटेल में सब लिखा जाता है। एंड एक बात आपको बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो डीड होती है वो 750 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लिखी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में डीड जो होती है वो 750 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लिखी जाती है। और ये सारी की सारी बातें उसमें, ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं, और भी बातें इसमें आ सकती हैं। ठीक है सर। अब एक बात सोचो, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में पीएसआर ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से ये लिखा हुआ है। तो क्या अगर बाद में तुम्हारा पार्टनर बोलता है नहीं 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 तूने तो ये बोला था, तो आप बता दोगे ना, यहाँ पे देख ले जाके लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन, और तूने साइन किए हुए हैं, देखो वहाँ पे तेरे साइन हो रहे हैं, तूने एग्री किया है, एग्रीमेंट हुआ है। तो हाँ, वहाँ पे बोलेगा हाँ हाँ भाई ठीक है ठीक है। बट यही बात अगर ओरली हुई थी और वो बाद में आके झगड़ा करता, तो वो बोल सकता है ना कहाँ कहीं लिखा थोड़ी हुआ है। तो आई कैन से डीड इज, यू नो, अ रिटन एग्रीमेंट इज मच बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब इंसान है, अगर ये डीड बनाना भूल गए, मतलब डीड बनाई ही नहीं, देर इज नो डीड, या फिर हमने ओरल एग्रीमेंट कर लिया, एब्सेंस ऑफ डीड, तो क्या होगा? मतलब इस वाले केस पे जा रहा हूँ मैं, ओरल एग्रीमेंट था या फिर डीड थी नहीं, या बनाना भूल गए, जो भी है, तो क्या होगा? तो देखिए एक बात सुनना बहुत ध्यान से, जब भी इंसान गलती करता है तो उसको बचाने के लिए कौन आता है सर? भगवान आता है। तो ऐसे ही हमारे लिए यहाँ पे भगवान है, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कानून है 1932। इंसान गलती करता है तो कानून उसे सज़ा देता है ना, ऐसे ही यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आके आपको बताएगा कि भाई तूने एग्रीमेंट नहीं लिखा ना, चल तुझसे गलती हुई, अब जैसा मैं बोलूँ वैसा कर। ठीक है सर। तो बताइए, सुनिएगा आप, एग्रीमेंट ने क्या बोला? एग्रीमेंट बोलता है कि देख, तूने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन नहीं किया ना, वो मैं बताऊंगा कितना लिखेगा। मैंने कहा ओके। बोलता है तूने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा ना, कितना देना है, तो कुछ मत दे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है सर। तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने की बात नहीं करी ना, तो ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। तुमने किसी भी प्रकार का सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन तुमने देने की बात नहीं करी ना, लिखी हुई नहीं है ना, किसी भी टाइप का कोई बोनस, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन, सैलरी नहीं दी जाएगी। और सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तुमने नहीं बताया, लिखा हुआ नहीं है, तो अब एक काम करो, सब आपस में बराबर बांट लो, इक्वली यहाँ पे शेयर करके चलेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है। अगर वो रिटन एग्रीमेंट नहीं होता तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पे आता है, लगता है, और वो हमको बताता है कि भाई ऐसा एक काम करो, अब तुमने गलती करी तो हम बताएंगे। और वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, सैलरी रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस किसी भी प्रकार का नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग सब इक्वली बांटेंगे। क्लियर होती है बात? So this is your discussion and this is your demo for today related to the partnership. I hope आपको बात समझ में आई होगी, and आपको अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ओके, तो मैं फटाफट से एक बार क्विकली सब बातों को 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार देखेंगे। क्विक रिवीजन। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया, मैंने बोला पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन है, और एग्रीमेंट बोलता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एग्रीमेंट बन जाएगा। मतलब एक प्रॉमिस या एक से ज़्यादा प्रॉमिस दोनों को मिला देंगे। जैसे कि एक्स ने बोला कि सर गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ये एक प्रॉमिस है, वाई ने बोला हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, ये भी प्रॉमिस है, दोनों को मिला दिया, सेट ऑफ प्रॉमिस। कंसिडरेशन पैसा होना चाहिए, सर
कितने में बेचेगा, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख एक्स के लिए कंसिडरेशन है, गाड़ी मिल रही है वाई के लिए कंसिडरेशन है, प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट बन गया। सर एग्रीमेंट ऐसे ही पार्टनरशिप में होता है सबके बीच में, जितने भी पार्टनर्स हैं। सर कितने होने चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। सेक्शन 464 ने डिफाइन किया 50 मैक्सिमम लिमिट है। सरकार चाहे तो फ्यूचर में 100 भी कर सकती है, अभी के लिए आप 50 याद रखेंगे। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, पर्सन की बात कर रहा था मैं, ये एग्रीमेंट पर्सन्स के बीच में होता है। तो पर्सन 2 तरीके के होते हैं, एक जिन्हें भगवान ने बनाया, जैसे कि हम लोग जिन्हें बोलते हैं नेचुरल पर्सन, एक जैसे इंसान ने बनाया है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल कौन होते हैं, जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आपने पढ़ा होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अंडर लॉ, एंड नेचुरल मतलब हम लोग ह्यूमंस। तो एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, एलिजिबल है, और हम लोग तो बन ही सकते हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी भी एक पार्टनर बन सकती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आपके वहाँ पे चैरिटी, सोशल वर्क, कुछ ऐसा काम करने नहीं बैठे भाई, अपने मन की शांति के लिए नहीं करे, ऑर्फनेज खोल के बैठ गए हो, कोई मंदिर बना लिया, तो वो बिजनेस नहीं है, तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। तो हमेशा बिजनेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे होगी, रेशियो डिफाइन किया जाएगा। तो रेशियो मैंने आपको बताया, जैसे ये इस तरीके से रेशियो उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये आप देख लेंगे एक बार। देन फिर मैंने आपको बताया कि जिसमें बिजनेस होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, दिस इज नोन एज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो दिस इज नोन एज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हर एक पार्टनर जो होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। तो ईच एंड एवरी पार्टनर एक्ट एज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द पार्टनर। मतलब एक्स ने अगर कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से वाई और जेड भी लाइबल हो सकते हैं, और सिमिलरली वाई ने कोई काम किया तो एक्स और जेड भी लाइबल हो सकते हैं। इन दिस वे कि बिजनेस जो है वो सब मिलके चला सकते हैं, या फिर कोई भी किसी के बिहाफ पे भी काम कर सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।